तो अब से आपको तैयारी पे लगना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आरआरबी के अंदर आपको थोड़ा सा हटके पढ़ना ही पड़ेगा। और 94 पोस्ट है, आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले कम हैं। आपको पता ही होगा, फॉर्म भरने के बाद ही आधे लोगों की तो तैयारी हो जाती है, लेकिन वहां से पढ़ने वाले कम स्टूडेंट होते हैं, तो सिलेक्शन उन्हीं का ही होता है। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी और आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम स्पेशल लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब सिलेबस के बारे में इसलिए मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि काफी सारे दोस्तों के मैसेजेस और कॉल आ रहे थे कि इस बार आरआरबी ने लैब टेक्नीशियन की पोस्ट ना देकर के लैब असिस्टेंट का जो दिया है सर, यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में जो पोस्ट दी है उसका बारे में हमें पूरी डिटेल एक बार आप बता दीजिए। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं सिलेबस एनालिसिस के बारे में, कि क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, और पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट हम जो है बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को, अगर आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आप ज्वाइन करें, जो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से दे रखा है, और यहां पे आपको पैरामेडिकल से संबंधित छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले अवेलेबल रहेगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज या फिर आप कॉल करके बात कर सकते हैं दोस्तों। देन हम बात करते हैं यहाँ पे, ये नोटिस आप लोगों ने देखा ही होगा आरआरबी का, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। आज हम बात करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2, जिसका पे लेवल जो रहता है आपका 3, और यहाँ पे आपकी इनिशियल पे दे रखी है 21,700, और एज यहाँ पे दे रखी है आपको 18 से 36, और पोस्ट है दोस्तों आपकी 94। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर, एक तो हमें योग्यता का भी नहीं पता और दूसरा हमें सिलेबस का नहीं पता। तो पूरे वीडियो के अंदर ये दोनों ही डाउट्स आपके आज क्लियर होने वाले। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 योग्यता के बारे में दोस्तों। यहां पे मैं बात करूं आपके कि क्या क्या योग्यता रहने वाली दोस्तों। तो योग्यता की बात करें, यहां पे 12th जिसने साइंस में कर रखी है, याद रख लेना, ठीक है ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 12th जिसने साइंस में कर रखी दोस्तों, उसके साथ जिसने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी DMLT कर रखी है, ठीक है। तो एक तो ये साथ ही ध्यान दे, आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा आता है कि 12th के साथ में 12th साइंस के साथ में ध्यान रखना, सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी कि CMLT कर रखी है। CMLT होती थी पहले, आपको पता होगा 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होता है। फिर आपका दे रखा है DMLT, ये आ ही गया। अब इसके अलावा मैं बता देता हूं आपको कि जिसने BMLT कर रखा दोस्तों, बैचलर की बात कर रहा हूं मैं, जिसने आपके BMLT कर रखा है उन लोगों को पता ही नहीं कि सर हम ये फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो जिसने बैचलर कर रखा है ना, वो भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं कि आरआरबी ने क्या सिलेबस दिया है। सबसे पहले मैं उसकी बात करूंगा, फिर मैं कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। आरआरबी ने आपको जो सिलेबस दिया है उसमें कहा है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंक। इसके बारे में आरआरबी ने कहा है कि ये सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। हम बात करने वाले हैं कि इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर डिटेल्स में अब आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हर एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट की डिटेल की बात करूंगा। उससे पहले आपको कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आप लेबोरेटरी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या क्या ध्यान रखना दोस्तों। उनको सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि सिलेबस की तो मैं चर्चा करूंगा, और सिलेबस का मैं कहता भी हूं आपको कि सिलेबस आपको सबसे पहले सिलेबस ही पता होना चाहिए, और सिलेबस के बाद में आपको पढ़ना कैसे है इसका भी मैंने आपको बता रखा है कि किस प्रकार से आपको तैयारी स्टार्ट करनी। इससे पहले मैंने आपकी यही वीडियो बनाया था, ठीक है। अब एक चीज और नहीं दोस्तों, क्या ऐड करनी है आपको, ऐड करनी है आपको कि जितने भी आपके लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, एक तो उनके आपको क्या करना है दोस्तों, उनके आपको नाम पता होना चाहिए, और दूसरे उनके आपको फंक्शंस पता होना चाहिए, यानी इनका पर्पज क्या है वो पता होना चाहिए। तब जाके आपका क्या होगा, यहां पे मैं बात करूं कि बेसिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब आप कोई भी टेस्ट भी पढ़ोगे ना, तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता नहीं होगा तो कंसेप्ट आगे चल के आपका क्लियर नहीं होने वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पे दोस्तों सिलेबस की चर्चा।
तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं आपके, तो देखो सबसे पहले आपका सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट आ जाएगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, सेल आ गया सबसे पहला पार्ट, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, जिसको हम सेल कहते हैं, सेल की सारी डिटेल। और उसके बाद आपको पढ़ना है टिश्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, टिश्यू। और टिश्यू के बाद ब्लड को बाद में पढ़ना आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, सिस्टम स्टार्ट करना है, ठीक है ना, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखो आप सबको पता होगा कि हमारे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किस प्रकार से ये सिस्टम बनते हैं, तो वो बेसिक आपका क्लियर होने के बाद फिर आप सिस्टम की तरफ चलोगे। उसके बाद आपको पढ़ना है ब्लड के बारे में। अब देखो दोस्तों, इस ब्लड को जो लैब की तैयारी कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो ब्लड की इतनी डिटेल्स पढ़ लेनी है आपको, इसकी डिटेल्स इतनी पढ़ लेनी है ताकि ये आपके एना फिजियो वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दे, ठीक है ना, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ये आपके हिमेटोलॉजी के अंदर भी आएगा, ये आपके ब्लड बैंक पढ़ोगे तब भी ब्लड का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहां पे ये चीज आएगी। तो इसका बेसिक, इसके फॉर्मेशन, इसके कंपोजिशन, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, यहां तक कि मैं बात करूं इनके फॉर्मेशन का प्रोसेस, ठीक है ना, जैसे हिमेटोपोइसिस की बात करें, एरिथ्रोपोइसिस, तो ये सारी चीजें जो है प्रोसेस है, सर्कल जहां बन रहे हैं वो सारी चीजें आपको याद करनी, ठीक है। तो यहां से एक टॉपिक जो है ब्लड वाला, ये आपका कॉमन सब में काम आएगा। तो इस सब्जेक्ट के अंदर तैयार कर लोगे तो वहां जाओगे तब तुम कहोगे सर ये तो पढ़ना ही नहीं, अभी हम पढ़ के आए थे। तो ये पढ़ के आए तो ऐसे आपके कंटेंट वहां पे कम भी होगा। अभी मैं आपको कंपैरिजन भी कराऊंगा। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद बात करें हम दूसरा आपके हिमेटोलॉजी के बारे में दोस्तों। अब देखो हिमेटोलॉजी की बात करें अगर अपन, इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल हिमेटोलॉजी, तो हिमेटोलॉजी का सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे बेसिक नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। आपको सब्जेक्ट पढ़ने से पहले इस हिमेटोलॉजी का बेसिक नॉलेज, और हिमेटोलॉजी के अंदर भी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटल चीजें यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन सी डेफिनेशंस काम में आने वाली है, पहले उनको क्लियर करने के बाद फिर टॉपिक की तरफ जाओ। तो इंस्ट्रूमेंट और ग्लासवेयर आ जाएंगे, फिर आपके वॉशिंग ऑफ लेबोरेटरी ग्लासवेयर, वेरियस स्टेंस आ गया, बफर आ गया, अदर सॉल्यूशन यूज इन हिमेटोलॉजी, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल। तो जब ब्लड को आप वहाँ पे थोड़ा फिजियोलॉजी वाले पार्ट्स में, एनाटॉमी फिजियो पढ़ के आओगे तो इसके आगे आपको कनेक्ट करना रहेगा कि अब सैंपल कैसे लेना है, ठीक है ना, वाइल्स कौन कौन सी होती है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करने चाहिए, तो ये सारी चीजें आ गई आपकी, ठीक है ना, एंटीकोगुलेंट्स, वैक्यूटेनर वगैरह। फिर आ गया रेड सेल काउंटिंग और वाइट ब्लड सेल काउंटिंग, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का दे दिया, और प्लेटलेट्स काउंटिंग का मेथड आ गया, ठीक है। फिर आपके इनके मॉर्फोलॉजी संबंधी सारी चीजें वो हम बात करेंगे सीपी के अंदर। तो एक ही जगह पर अगर आप ब्लड के सारे टॉपिक जो उनको लिखे भी आप देखोगे ना, तो 15 से 20 टॉपिक जो है इनके ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट से क्लियर हो जाते हो। तो आपका एक मोटा मोटा सब्जेक्ट तैयार हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार पढ़ोगे ना तो सिलेबस भी छोटा लगेगा। फिर हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन और उसके डीमेरिट्स और मेरिट्स के बारे में, पीसीवी के बारे में, ब्लड इंडिसेज जिसको हम कहते हैं एमसीएससी, एमसीवी, एमसीएच। फिर आ गया आपका ईएसआर आ गया, प्रिपरेशन ऑफ स्टेनिंग ऑफ पेरिफेरल, पीबीएफ आ गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, मॉर्फोलॉजी ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये सारा पार्ट मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों ब्लड बैंकिंग के। ब्लड बैंकिंग के अंदर अब ब्लड वहां से पढ़ के आओगे तो यहाँ आने के बाद आपको ब्लड बैंक होता क्या है, इसका पर्पज क्या होता है, ब्लड बैंक काम क्या करता है, ये सारी चीजें पता चल गई। फिर हम अंदर गए, ब्लड बैंक के अंदर जाके देखा कि ब्लड बैंक के अंदर खूब सारी मशीनें लगी हुई थी, उन मशीनों के बारे में पढ़ लो, उनका काम पढ़ लो। फिर हम बात करते हैं थोड़ा और डीपली चलते हैं, तो वहां पे खूब सारी चीजें यानी ब्लड का सेपरेशन का काम किया जाता है, फिर उनके बारे में पढ़ो आप। तो आपको पढ़ने का क्या आएगा दोस्तों, मजा। फिर आता है तुम्हारे ब्लड ग्रुपिंग वाला। तो ब्लड ग्रुप का पूरा टॉपिक जो आपको पता होगा 6 से 7 दिन में क्लियर अप होता है, यानी 7 आवर्स के अंदर। तो ग्रुप से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद फिर आपको पढ़ना पड़ेगा क्रॉस मैचिंग के बारे में, ठीक है ना। और क्रॉस मैचिंग के बाद कुछ इसके अंदर टेस्ट आ गए, जैसे कुम टेस्ट आ गए, ठीक है ना, ये सारी चीजें। एक आ गए आपके जेल टेक्निक। फिर हम बात करते हैं दोस्तों आगे क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में जैसे यूरिन कंपोजिशन का, अगर आपके एनाटॉमी का, यूरोलॉजी का सिस्टम तैयार है तो वहां आप पढ़ के आओगे कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। भाई यूरिन का टेस्ट लगा रहे हो और अगर आपको ये भी नहीं पता कि यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, किस किस प्रोसेस के दौरान होता है, कैसे होता है, सारी चीज नहीं पता आपको, तो डायरेक्ट आप टेस्ट भी नहीं लगा सकते। तो वहां एनाटॉमी में आपका वो पार्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप एग्जामिनेशन में आओगे तो फिर आपका वही फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे।
फिर आ गया सीमन एनालिसिस टेस्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसको पढ़ के आओगे। सीएसएफ और अदर बॉडी फ्लूइड, तो सीएसएफ को आप पढ़ के आओगे नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। फिर बात करें ब्लड सेल्स काउंट्स के बारे में, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, ईएसआर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, जो आपके डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का पोर्शन होता है ना, उसमें ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आते हैं, ठीक है। फिटल हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन आ गया, G6PD आ गया, ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, ये सारा पार्ट। फिर हम बात करते हैं आपके सेकेंड ईयर के पोर्शन में, जैसे होता है कि माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट, तो ये भी आपके आरआरबी के अंदर पूछा जाता है। और अभी मैंने आरआरबी का जो सिलेबस बताया था उसमें दे भी रखा है, तो इसमें डिटेल में क्या क्या पढ़ना है। तो पैरासाइटोलॉजी जो है, जिसके अंदर हम पैरासाइट यानी प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं, उनकी पूरी डिटेल्स। अब देखो माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी कंपोनेंट्स है ना दोस्तों, उसको एक सीरीज के साथ पढ़ोगे ना कि मुझे सबसे पहले ये पढ़ना है, मैंने बेसिक परफॉर्मा बताया था, तो वैसे एक माइक्रोबायोलॉजी का अलग परफॉर्मा भी बनता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी भी चर्चा कर लूंगा। तो उसको एक सीरीज के अनुसार पढ़ोगे ना, तो पैरासाइटोलॉजी में ये पढ़ना है, वायरोलॉजी में ये पढ़ना है, इम्यूनोलॉजी में ये पढ़ना है। तो सारी चीजें आपको जब तक एक माइंड सेट नहीं होगा आपका कि इस वे में पढ़ना है, नहीं तो आपको सिलेबस जो है ना वो बहुत बड़ा लगेगा। और अगर आप इन चीज़ों को सिस्टमेटिक पढ़ते हो तो आपको सिलेबस भी क्या लगेगा, इजी लगेगा, ठीक है। फिर बात करेंगे निमेटोड्स के बारे में, प्लेटीहेल्मिन्थीज और बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है ना। बैक्टीरियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी मॉर्फोलॉजी, कल्चर, आइडेंटिफिकेशन और लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना होता है, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में वगैरह। फिर आगे आपके फेस्टिडियस, फिर हम बात करेंगे, ये वायरोलॉजी कंपोनेंट आ गया, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। फिर बात करें हम इम्यूनोलॉजी, एंटीबॉडी, एंटीजन रिएक्शन वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो फिर आपके दे रखा है हिस्टोपैथोलॉजी, जैसे आरआरबी ने कहा है, सीधा लिखा हुआ उसमें हिस्टोपैथोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल वर्क, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, सैंपल को कैसे कलेक्शन कैसे करते हैं, नंबरिंग्स और गिविंग टिश्यू बाइट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, वो बात करेंगे। फिक्सेटिव क्या होता है, फ्रोजन सेक्शन, और कौन कौन से यहाँ पे मेथड यूज करते हैं, और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी लाभ है तो यहाँ पे हानियाँ भी होगी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी को मैंने आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर साइटोलॉजी पूरा का पूरा जो एना फिजियो के लेवल का था, उसको मैंने 9 क्लास के अंदर पढ़ा रखा है। वो पढ़ने के बाद जब ये वाली साइटोलॉजी पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि सेल का आपको अगर स्ट्रक्चर पता है, उसके अंदर सारी डिटेल्स पता है, तो आप लेबोरेटरी के अंदर उसका आराम से अध्ययन कर सकते हैं। फिर आपके मॉर्बिड एनाटॉमी आ जाएगी, टिश्यू प्रोसेसिंग और ब्लॉक सेक्शन वगैरह कैसे क्या बनाना, ये पूरा पार्ट आ गया। चलो इसके बाद बात करें हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी का कुछ पार्ट हम वहाँ पढ़ के आते हैं, कुछ आपके सेकेंड ईयर में दिया हुआ रहता है। म्यूजियम टेक्निक्स का ये भी इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आपका यहाँ से भी पूछा जाता है, जिसमें बात करें प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन फॉर माउंटिंग और प्रिपरेशन ऑफ फिक्सेटिव फॉर माउंटिंग, यानी यहाँ पे सारी सारी किस प्रकार से आपका स्पेसिमेन को प्रिपेयर करते हैं, वो सारा टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। चलो फिर आता है आपके न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का पार्ट। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपके जैसे कार्बोहाइड्रेट भी है ना, तो कार्बोहाइड्रेट को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आपका टीसीएस साइकिल से भी पूछा जा सकता है, समझ गए। तो देखो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसके साथ ही मेटाबॉलिज्म भी पढ़ना होता है। ब्लड शुगर पूरा पूछ लिया, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, ग्लाइकोलाइसिस। तो आपका जब एनाफिजियो तैयार होगा ना, उसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका तैयार होगा, तो बायोकेमिस्ट्री के ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों, और ईजी भी लगेगा, ठीक है। फिर हम बात करें दूसरा, आपके प्रोटीन दे रखा है, प्रोटीन जब टूटेगा तो एमिनो एसिड भी आपके दे रखा है, कितने प्रकार का होता है, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। यूरिया का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिनिन यानी आरएफटी का पूरा पार्ट दे रखा है। फिर हम बात करें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन ऑफ लिपिड, लिपिड पूरा पूरा आपके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। और यूरिन फॉर्मेशन अपन फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने पढ़ा था, तो यहाँ पे आपको इजी लगेगा। लीवर फंक्शन, तो लीवर फंक्शन पढ़ने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एनाटॉमी में, और वहाँ पे आपको कंप्लीट लीवर की डिटेल्स पता होगी, तो यहाँ पे आप टेस्ट भी लगा पाओगे। और उससे संबंधित डिजीज आ गया आपके जॉइंडिस। फिर हम बात करें कार्डियल प्रोफाइल टेस्ट आ गया, पेनक्रियाटिक एंजाइम आ गए। पेनक्रियाज की बात करें जिसको मिक्सर ग्लैंड भी कहते हैं, तो 2 तरह के फंक्शन करता है, ताकि आपको एंजाइम वहाँ से समझ में आ जाएंगे। फिर बात करें केमिस्ट्री ऑफ ब्लड कंपोजिशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूशन। फिर हम बात करें आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन से
कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बात करें तो आपको पता होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के जूस आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक जूस आ जाता है आपका गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। तीनों को इतना अच्छे से वहीं पे पढ़ लेना है ताकि ये आपके तीनों जूस यहाँ पे अच्छे से आप पढ़ सको, ठीक है। फिर आपका पार्ट आ जाता है दोस्तों ऑटोमेशन वाला पार्ट। ये आपका ऑटोमेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब आता है कि वो जो सिलेबस मैंने पूरा बताया था वो आपके पार्ट ए का सिलेबस था और वो आपके 70 मार्क्स का था और डिटेल में भी था। तो अब से आपको तैयारी पे लगना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आरआरबी के अंदर आपको थोड़ा सा हटके पढ़ना ही पड़ेगा और 94 पोस्ट है, आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं क्योंकि पढ़ने वाले कम हैं। आपको पता ही होगा फॉर्म भरने के बाद ही आधे लोगों की तो तैयारी हो जाती है, लेकिन वहां से पढ़ने वाले कम स्टूडेंट होते हैं तो सिलेक्शन उन्हीं का ही होता है। पार्ट बी की अगर अपन बात करें दोस्तों, यहाँ पे ये पार्ट बी आपका जो रहता है ये रहता है आपका 30 मार्क्स का, ठीक है। और इस पार्ट बी को हम कह सकते हैं कि ये आपका एक तरह से आपके इंग्लिश में पढ़ते हो ना हेल्पिंग वर्क, तो ये आपके हेल्पिंग वर्क का काम करता है क्योंकि पार्ट ए के अंदर आप पूरा आपका क्वालिफिकेशन पार्ट पढ़ते हैं, लेकिन पार्ट बी में आपकी जो इंडिया जीके, मैथ्स और रीजनिंग दे रखी है, ये जिस स्टूडेंट का तैयार होगा उसका सिलेक्शन तय है। मैं भी बता रहा हूं क्योंकि पार्ट ए पढ़ करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, पार्ट बी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपके जनरल मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स, रीजनिंग का पार्ट, जनरल अवेयरनेस जिसमें आपके इंडिया ज्योग्राफी दे रखी है, इंडिया हिस्ट्री दे रखी है, आर्ट कल्चर दे रखा है, इकोनॉमी दे रखी, पॉलिटी, और इसके साथ ही आपको करंट अफेयर्स का पार्ट भी पढ़ना है। तो ये पूरा था आपका सिलेबस। अब आता है कि अगर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप मेरे साथ जुड़ करके जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि सिस्टमेटिक वे में तैयारी कैसे करनी है, पहले आपको सिलेबस लेना है, इंस्ट्रूमेंट लेने हैं, वो काम क्या करते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, फिर आपको लेबोरेटरी के अंदर जाके काम करना है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप दे रखा है, इसका लिंक भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करें और वहां पे जाके विजिट करें, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेगी। और स्पेशल यहाँ पे क्या मिलेगा, स्पेशल मिलेगा आपको कि इस पूरे कंप्लीट कोर्स के साथ यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स के साथ आपको क्या मिलेगा, पार्ट ए प्लस पार्ट बी और उसके साथ 10 मॉड्यूल पेपर आपको फ्री अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। अब आता है कि इन सब के अलावा तो आपके जो पुराना पेपर हुआ था PYQ, उसकी भी फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐप को डाउनलोड करें, वहां पे विजिट करें और मेरे साथ इस बैच में आप ज्वाइन करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।